दोस्तों, एक जिला कलेक्टर जिनका नाम मनोज सिंह होता है, वो एक चाय की टपरी पर रुकते हैं चाय पीने के लिए। तभी वो उस चाय बेचने वाले से पूछते हैं कि यहाँ जो पहले चाय बेचा करते थे, रामू जी वो कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चाय वाला कैरेक्टर साहब को बताता है कि साहब वो तो 5 साल पहले ही इस दुकान को मुझे बेच कर चले गए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि बड़े परेशान से थे और काफी बीमार भी थे। अब वो चाय वाला मनोज से पूछता है कि बाबूजी, मैं भी चाय अच्छी बना लेता हूं। अगर आप पीना चाहे तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। मनोज मनोज है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे लिए 4 कप चाय बना दो। फिर वो चाय वाला 4 कप चाय बनाता है और 1 कप चाय मनोज को देता है और 3 कप चाय उनके एक ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड को दे देता है। अब मनोज चाय पीता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो रोने लगता है। उसको ऐसे रोता देख वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं ये इतना कामयाब इंसान आखिर किस बात की वजह से रो रहा है। फिर वो चाय वाला खुद के विचारों को रोक नहीं पाता और कलेक्टर साहब से पूछ लेता है, साहब आप एक जिला कलेक्टर हो, आप यहां इस तरह से आपको रोना क्यों आ रहा है? तो मनोज चाय वाले को बताता है कि इस चाय की टपरी से मेरे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। उन्हीं यादों को मैं याद करके मेरी आंखें नम हो गई हैं और मैं रोने लगा हूं। तो चाय वाला कहता है कि साहब अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे अपने बीते हुए पल के बारे में कुछ बता सकते हैं, अपनी कहानी को हमें सुना सकते हैं? तो मनोज बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। और फिर मनोज अपनी कहानी उस चाय वाले को सुनाने लगता है। वो बताते हैं कि बचपन में ही मेरे माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद मेरे मामा मामी मुझे अपने घर ले गए, लेकिन उन्होंने मेरी परवरिश ठीक से नहीं की। वो घर का सभी काम मुझसे कराते और मुझे पेट भर खाना तक नहीं देते थे। इसके बाद में उनसे परेशान होकर वहां से मौका देखकर भाग आता हूं और इसी दुकान पर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया था। मैं बहुत थका हारा यहां पर बैठा था तो रामू जी ने मुझे देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, क्या तुम चाय पीना चाहते हो? तो मैंने जवाब देते हुए कहा कि हाँ अंकल जी, चाहे तो पीनी है, लेकिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। तो रामू जी चाय बनाते हैं और मुझे चाय दे देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें बिस्कुट खाना है? मैं फिर से वही जवाब देता हूं कि अंकल बिस्किट तो खाना है, पर मेरे पास रुपए नहीं है। रामू जी फिर मुझे भी एक बिस्कुट का पैकेट खाने के लिए दे देते हैं। रामू जी मुझे बिस्कुट खाता देख कहते हैं कि देखा तुम बहुत भूखे लग रहे हो, मेरे पास थोड़ा खाना भी रखा है, अगर तुम खाना चाहते हो तो खा लो, उसके बाद मैं बढ़िया से पेट भर के खाना खा लेता हूं। मेरे खाना खाने के बाद वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां अनजाने में क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे होंगे, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, वो बहुत परेशान हो गए होंगे। अब मनोज उनकी ये बात सुनकर रोने लगता है और कहता है कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूं, अनाथ हूं। मेरे मामा मामी ने मुझे अपने घर में शरण दी, लेकिन वो मेरी सही से परवरिश नहीं कर पाए। मुझे हमेशा तंग करते, ज्यादा काम लेते और खाना भी समय से नहीं देते थे। इसलिए मैं वहां से भाग आया हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि कोई मुझे छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे मैं अपना पेट पाल सकूं, अपनी आगे की जिंदगी काट सकूं। तो रामू जी उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या काम पसंद है? तो मनोज कहता है कि मैं पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनना चाहता हूं, इसके बदले में कोई मुझसे थोड़ा बहुत काम करा ले और मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी पढ़ाई करना चाहता हूं। तो रामू जी कहते हैं कि बेटे तू टेंशन मत ले, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी खेती की जमीन है और ये एक छोटी सी चाय की दुकान है। तू मेरे साथ ही रहे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। अब रामू मनोज को अपने साथ ही रखने लगा, उसकी पढ़ाई शुरू कराई, उसे खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दी और अब मनोज भी रामू को अपना पिता करने लगा था। रामू की पत्नी को वो अपनी मां बोलता था। रामू की 2 बेटी थीं, जिनका नाम काजल और आंचल होता है। दोनों अपनी मां के साथ गांव में ही रहती थीं। अब ऐसे ही समय बीतता गया। मनोज स्कूल से आता और अपने पिताजी की दुकान पर उनका हाथ बटाने के लिए चला जाता, तो कभी घर जाकर घर का कुछ काम करवा देता था। रामू उसकी पढ़ाई का सभी खर्च उठाता है, उसके बढ़ाने के लिए किताबें लाकर देता और वक्त पर उसके स्कूल की फीस जमा कर देता। पूरा परिवार बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। अब मनोज अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर लेता है और अपने पिता रामू से कहता है कि पिताजी अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं दिल्ली जाकर कोचिंग करना चाहता हूं
और तैयारी करना चाहता हूं। रामू कुछ पैसों का बंदोबस्त करता है और मनोज को देते हुए कहता है कि बेटा ये पैसों को अपने पास रखो और खूब मेहनत करके पढ़ाई करना, और अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मुझे डाक लिखकर भेज देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। अब मनोज आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला जाता है और कलेक्टर बनने के लिए एग्जाम की तैयारी करता है। कभी कभी वो मेहनत मजदूरी करता और अपनी कोचिंग के फीस जमा कर देता है। ऐसे ही कड़ी मेहनत के बाद वो इम्तिहान पास करके कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के दौरान जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तब वो रामू और उनके परिवार को पूरी तरह से भूल जाता है। अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी एक जिले में पोस्टिंग कर दी जाती है। वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा था। एक दिन वो ऐसे ही गांव मुआयना करने के लिए अपने गाड़ी से है। रास्ते में उसकी नज़र उस चाय की टपरी पर पड़ती है। वो वहां जाता है और जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और इस चाय वाले को अपनी कहानी सुना रहा था। इसके बाद वो चाय वाला बताता है कि साहब मैं ये तो नहीं जानता कि वो रहते कहाँ हैं, लेकिन जब उन्होंने दुकान बेची थी तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी और बहुत ही कम दाम में उन्होंने मुझे ये दुकान बेच दी थी। लेकिन मनोज को पता था कि रामू जी का घर कहाँ पर है। वो उस गांव में जाता है और उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलता है कि रामू जी घर पर हैं। तो आवाज़ को सुनकर उनकी छोटी बेटी बाहर आती है और बताती है कि पिताजी तो 2 साल पहले ही गुजर गए हैं। वो बताती है कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और एक दिन अचानक से ही उनकी मौत हो गई। ये बात सुनकर मनोज खड़ा का खड़ा ही रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर रामू की बड़ी बेटी काजल भी बाहर आती है और मनोज को देखने लगती है और फिर भागकर कमरे में जाती है और एक फ़ोटो को अलमारी से निकालती है जो उसके पिता ने उन्हें दिया था और कहा था कि ये जो फ़ोटो में है ये तुम्हारा भाई है, बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है, ये कामयाब होकर एक दिन ज़रूर लौटेगा और हमारे घर आएगा। ऐसा वो अपनी पत्नी और बेटियों से कहकर गए थे। उस फोटो को वो बाहर लेकर आती है और कभी मनोज को देखती है तो कभी उस फोटो को देखती है। फिर वो पहचान जाती है और बोलती है कि आपका नाम मनोज है ना? तो मनोज कहता है कि हाँ बहन, मैं वही मनोज हूं जिसे तुम्हारे पिता ने बचपन में पाला था और मैं कभी कभी घर आया करता था। मेरा ज्यादा समय स्कूल और दुकान पर ही गुजरता था। अब उसके बाद वो दोनों बहनें भी रोने लगते हैं और अपने भाई से गले मिलकर ये तीनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगते हैं। अब रोने की आवाज सुनकर रामू की पत्नी जो गाय का दूध निकाल रही थी वो सब काम छोड़ती है और दौड़कर बाहर आती है। वो मनोज को देखते ही पहचान जाती है क्योंकि मनोज को उन्होंने अपने हाथ से खाना खिलाया था। वो उससे कहती है कि बेटा मनोज, तू वापस आ गया है। तो मनोज रोते हुए कहता है कि हाँ माँ, मैं वापस आ गया हूं। फिर मनोज अपनी माँ और बहनों से बैठकर बातचीत करने लगता है। तो उसकी माँ बताती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद घर के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। जो कुछ खेती थी वो सभी परिवार वालों ने कब्ज ली है। अगर हम किसी बात का विरोध करते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं। किसी का बेटा वकील है तो किसी का बेटा पुलिस में है। हमें बहुत तंग करके रखा है। बड़ी किल्लत भरी जिंदगी हम गुजारने को मजबूर हैं। तो मनोज कहता है कि माँ, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरा बेटा भी अब एक बड़ा ऑफिसर बन चुका है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा, क्या तू भी पुलिस दरोगा बन गया है? तो मनोज कहता है कि नहीं माँ, इससे भी बड़ा। तो माँ कहती है क्या तुम डीएसपी बन गए हो? तो बेटा मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं माँ, मैं एक जिला कलेक्टर बन गया हूं और जिस किसी ने भी तुम्हें तंग किया है, परेशान किया है, अब तुम उनसे ठाठ बांध कर कहना कि मेरा बेटा भी जिला कलेक्टर बन चुका है। अब रामू की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अपनी पड़ोस में जेठानी के यहां जाती है जिनका लड़का थानेदार था। उससे कहती है कि तुम लोग बहुत धौंस दिया करती थी ना कि मेरा बेटा थानेदार है। अब मेरा बेटा भी जिला कलेक्टर बन चुका है और आज के बाद तुमने हमें जरा भी सताने की कोशिश की तो तुम सबकी खैर नहीं है। और इसी तरह वो पूरे गांव में सभी को बता देती है कि मेरा लड़का जिला कलेक्टर बन गया है। अब 2 दिन मनोज अपनी बहन और माँ के साथ घर पर ही रुकता है। वो लोग रातों को बहुत बातें करते और उससे पूछते रहते कि भैया, आप कैसे कैसे कलेक्टर बने हो, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और उसकी माँ पूछती है कि बेटा, खाना वगैरह टाइम से खाता था कि नहीं। और मनोज उनसे अपनी बीती जिंदगी के बारे में सब कुछ बताता है। वो भी उनसे उनकी बीती जिंदगी के बारे में पूछता रहता है। अब अगली सुबह वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं मार्केट जा रहा हूं। वो अपनी गाड़ी से अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को लेकर बैंक जाता है
जितना भी पैसा उसने अब तक कमाया था सभी को बैंक से निकालता है और घर लेकर चला जाता है। सभी पैसों को वो अपनी माँ के चरणों में रखते हुए कहता है कि मैं ये पैसा मैंने अब तक कमाया है। इतना ज्यादा पैसा और अपने बेटे का उनके प्रति प्यार देखकर वो रोने लगती है। रोते हुए वो कहती है कि बेटा मनोज, अगर कोई हमारा सगा बेटा भी होता तो वो भी हमारे लिए इतना सब कुछ नहीं कर पाता। तू तो फिर भी पराया है। इस पर मनोज कहता है कि माँ बस चुप हो जाइए, इससे आगे अब कुछ मत बोलिए। कौन कह रहा है कि मैं पराया हूं? मैं आपका अपना बेटा हूं। और फिर दोनों माँ बेटे गले लगकर रोने लगते हैं। अब मनोज की माँ पैसे को अलमारी में रख देती है और अपने खर्चे में इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता गया। मनोज भी अपनी ड्यूटी पर रहता और जब भी उसे कोई छुट्टी मिलती वो मौका देखकर अपनी माँ के घर मिलने आ जाता। अब कलेक्टर साहब की दोनों बहनों की शादी की उम्र हो गई थी तो वो अपनी माँ से कहता है कि मैंने काजल और आंचल के लिए 2 लड़के देख रहे हैं। दोनों अच्छी पोस्टिंग पर हैं, बढ़िया ऑफिसर हैं। अगर आप कहें तो मैं ये रिश्ता आगे बढ़ा दूं। तो माँ कहती हैं कि बेटा, अगर अच्छे लड़के हैं तो तुम ये रिश्ता पक्का कर दो और इन दोनों बहनों की शादी कर दो। अब मनोज उन दोनों लड़कों को खबर भेजता है कि मेरी 2 बहनें हैं, अगर तुम शादी करना चाहो तो अपने घर बात कीजिए और हमें जवाब दीजिए। तो लड़कों की फैमिली वाले मनोज की बहनों को देखने आते हैं और उन्हें दोनों बहनें पसंद आ जाती है। फिर मनोज उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर देता है। ऊंचे खानदान में उनकी शादी हुई थी तो दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी और लड़के भी पढ़े लिखे अच्छे थे। तो आंचल और काजल की जिंदगी बिल्कुल सेट हो चुकी थी। अब मनोज अपनी माँ को गांव से लेकर अपने साथ ही शहर ले जाता है, जहां कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती है वो अपनी माँ को साथ ही रखता। दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे और एक सफल जीवन बिता रहे थे। मनोज की माँ कहीं बाहर जाती तो उन्हें देखकर सभी लोग बड़ी इज्जत देते और उनका मान सम्मान करते कि ये कलेक्टर बाबू की माँ है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन मनोज की माँ की तबीयत कुछ बिगड़ जाती है और वो सोचती है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे मनोज की शादी करा देनी चाहिए। उसका ख्याल रखने के लिए एक बहू घर में आनी चाहिए। शाम में जब मनोज घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी तू अपनी शादी कर ले। मैं तुझे दूल्हा बनते देखना चाहती हूँ, अपनी बहू और अपने पोता पोती को देखना चाहती हूँ। मनोज अपनी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। अब मनोज और उसकी पत्नी और माँ तीनों एक साथ मिलकर अपना खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। साल भर में ही भगवान उन्हें एक बेटी की खुशी भी देता है। उनके घर में भी बच्चे की रौनक आती है। वो लोग अब बहुत खुश थे। दोस्तों, कहाँ मनोज की जिंदगी में पहले उसके माता पिता की डेथ हो जाती है, वो अनाथ हो जाता है, लेकिन बाद में भगवान की कृपा और अपनी कड़ी मेहनत से एक जिला कलेक्टर बना और अपने परिवार को भी फिर से पा लेता है। तो दोस्तों, ये थी मनोज कलेक्टर की कहानी, जहां एक चाय बेचने वाले ने एक नाथ बच्चे का पालन पोषण किया और चाय बेच बेचकर उसे पढ़ाया। फिर बाद में कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली भी भेजा। बेटा वहां से कलेक्टर बनकर आता है, लेकिन उससे पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।